गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका 7th चैप्टर चल रहा था। लास्ट का एक टॉपिक रह गया था, आज उसी को हम पूरा करते हैं। और मैप वर्क मानचित्र कार्य के बारे में भी फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कौन से तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब खनिज संसाधन या ऊर्जा संसाधन दोनों ही इसमें आ जाते हैं, बट मेनली जो हैं वो खनिज संसाधन आते हैं। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो आप 2 मिनट के लिए सोचिए, हमने जो उसका महत्व किया था, खनिजों का, ऊर्जा के संसाधनों का जो भी महत्व किया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमें संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। वास्तव में संसाधन जो है वो हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं और उन्हीं आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए, मैंने पहले ही बताया है, उद्योग धंधों के लिए, परिवहन के साधनों के लिए, कृषि के लिए, और आज की डेट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बिना बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। तो इसीलिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि हमारा आर्थिक विकास होता रहे और हमारे उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन के साधन और अन्य क्षेत्रों के लिए हमें लगातार खनिज और ऊर्जा संसाधन मिलते रहें। अब जब भी खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात होती है तो पर्यावरणीय मुद्दों की भी बात होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी समाप्य संसाधन हैं वो सभी साधन किसी न किसी रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? 1 मिनट में आपके दिमाग में आ गया हो गया कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, धुआं होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिसके कारण आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। तो ये तो एक पर्यावरणीय मुद्दा है ही। तो उसका तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हम उपयोग में ला सकते हैं, हमें अपरंपरागत स्रोतों का यूज़ या उनका उपयोग करना चाहिए जहाँ तक हो सकता है। जैसे आप आजकल देखते ही हैं कि स्ट्रीट लाइट्स हों या होटल्स हों, मॉल्स हों, घर हों, कई तो घरों पे भी सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, सोलर पैनल लगाए जाते हैं। तो उससे एक ही बार खर्चा आता है और पॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं है ना। और आपकी आगे आने वाले समय में जो ऊर्जा के और साधन थे जिनका आप उपयोग कर रहे थे, उनकी बचत होती है, उनसे और काम किए जा सकते हैं। तो अब मेन है कि खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। पहले तो यही मितव्ययता से, यानी जितना ज़रूरी हो उनका उपयोग किया जाए। कंजूसी तो नहीं करनी, लेकिन वेस्ट नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। कई बार हम इस तरह से ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं कि वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आपकी बुक में देखिए 84 पेज पे दिया है कि जितना हो सके ऊर्जा के वैकल्पिक जो स्रोत हैं, यानी अगर किसी का विकल्प है, जैसे मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी जो है दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो अगर विकल्प है तो उस विकल्प का यूज़ अगर हम करते हैं तो वो हमारे लिए एक तो सस्ता पड़ता है, दूसरा लॉन्ग लाइफ है, चलता ही रहेगा। एक बार लगाने के बाद आपको उस पर कोई ख़ास खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वो है ही असमाप्य संसाधन। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में कि ज़्यादातर पहाड़ों पे जाओ क्योंकि वहाँ पानी ठंडा होता है, आप बिना गर्म किए नहीं नहा सकते। तो वो गीज़र्स और हीटर्स जो होते हैं उनके, दे आर अटैच्ड विद सोलर पैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको पानी चाहिए होता है गर्म। तो वो उन बिजली से नहीं बल्कि सोलर पैनल से वो हीट गीज़र्स को अटैच रखते हैं, उन्हीं से ही वो
चलते हैं। तो पहला उसने कहा इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो असमाप्य हैं, कभी भी ख़त्म ना होने वाले खनिज पदार्थ या ऊर्जा के संसाधन हैं। दूसरा उसने बोला जहाँ तक धात्विक खनिज हैं जो धातु के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका वेस्ट नहीं करें, उनको रिसाइकिल करें। आप कबाड़ी वाले को दीजिए, जाएगा रिसाइकलिंग में दोबारा से बन के आएगा। तो ये धातुएं क्योंकि अपर्याप्त है हमारे यहाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोहा हो गया, लोहे के अलावा तांबा है, सीसा है, इन सभी मटेरियल्स को या खनिज पदार्थों को रिसाइकलिंग के बाद यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप दबा देते हो, इधर उधर फेंक देते हो, सड़ता रहता है। जहाँ मिट्टी में दबाया वो मिट्टी को भी हानिकारक प्रभाव पहुँचाएगा, उसको अनुपजाऊ बना देगा। तो बजाय ये सब करने के अगर हम उसको रिसाइकिल में डाल देते हैं, यानी कबाड़ी को दे देते हैं, रिसाइकिल के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो जो कमी हो रही थी उससे भी हम निजात पा लेंगे, यानी वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तरीका बन जाएगा। फिर जो स्क्रैप है, स्क्रैप क्या होती है? छाजन जिसको बोलते हैं, हिंदी और ज़्यादा मुश्किल है। छाजन का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी को जब घिसते हैं तो वो बुरादा सा बचता है, वो भी स्क्रैप है लकड़ी का। और जो लोहे और बाकी सारी धातुओं को जब किया जाता है इस तरह से अपने हिसाब से किसी भी रूप में ढालने के लिए, तो जो स्क्रैप निकलता है उसको फेंका ना जाए, उसको रिसाइकिल कर लीजिए, दोबारा से पिघला के जो भी उसका बना सकते हैं उसको बना सकते हैं। इस तरह से भी हम धातुओं को थोड़ा आराम से, यानी दुरुपयोग ना करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। फिर सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो धातुएं हमें लगता है बहुत कम हैं, उनका उपयोग जो है वो भी कम करना चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प देखना चाहिए ताकि हम उसको आगे भविष्य में आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी छोड़ सकें। ये ना हो कि उनको पता ही ना हो कि ये भी एक विकल्प था। तो अगर खनिज संसाधनों और ऊर्जा संसाधन जो हमारे पास कम हैं, कम कौन से हैं? पेट्रोलियम भी कम है, कोयला भी कम है ना? तो इनकी जगह पर हम इनके जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाइडल पावर है वो तो खूब है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन हाइडल पावर से गाड़ियाँ नहीं चलती हैं अभी, उसके लिए पेट्रोल डीजल चाहिए। तो इस तरह से अपने संसाधनों के रिज़र्व रिसोर्सेज रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी कभी भी अपने देश में कमी ना हो। आप इमेजिन कर सकते हो किसी दिन पेट्रोल या डीजल नहीं मिला, कैसे स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, बसें ही नहीं होंगी, है ना? तो इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि भविष्य में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये संसाधन बचे रहें। और दूसरा है सतत पोषणीय विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये ना हो हम अभी सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए ये बिल्कुल हो ही ना या कम पड़ जाए। क्लियर? तो इस तरह से 5 पॉइंट, एक पॉइंट तो आप सबसे पहला बनाएंगे, खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जब ये लिख लेंगे एक पैराग्राफ में 3 या 4 सेंटेंस, तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए खनिज संसाधनों के संरक्षण के प्रमुख तरीके। और 5 पॉइंट्स आप जो बुक में मैंने अभी मार्क कराए हैं उन्हीं 5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, पॉइंट बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उनको एक्सप्लेन कर दो। पॉइंट्स बना के करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि जो पैराग्राफ है उसमें पेपर आप अगर शुरू वाली इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपने जो भी आंसर देना है वो इतने वर्ड्स में और इतने पॉइंट्स में हो। और अगर 5 मार्क्स का है तो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 पॉइंट में लिखो, 3 मार्क्स का है 3 पॉइंट्स में लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें।
अब इस वाले चैप्टर में से जो मैप्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उन मैप्स में आपने हर एक स्टेट में 2 या 3 ऐसे प्लेसेस करने हैं जहाँ पर कि खनिज या ऊर्जा के संसाधनों का दोहन सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए आपका एक मैप है पेज नंबर 77 पे, जिसमें आपको तांबा और बॉक्साइट दिखाया है। पेज नंबर 75 पे, जिसमें लोहा और लौह अयस्क क्षेत्र दिखाया है। क्षेत्र की बजाय लौह अयस्क खाने आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी वो? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में स्थित एक लौह अयस्क खान को दिखाइए। अब उसने खान का नाम भी नहीं बताया और उसने आपको ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ पर स्थित है। दोनों चीज़ें आपको बतानी हैं। तो मध्य प्रदेश में आप ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो लोहे की खान है वो है चंद्रपुर, और छत्तीसगढ़ में है दुर्ग। ऐसे ही कोयले की खानें अगर देखेंगे तो कोयले की खानों में मेन है सिंगरौली और दूसरा है विजयपुर। तो मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया था तभी मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ऊपर लिखिए हेडिंग कोयला क्षेत्र, 5-6 राज्य, फिर उन राज्यों में जहाँ जहाँ कोयला पाया जाता है। ऐसे ही लौह क्षेत्र और 5 राज्य जहाँ लोहा पाया जाता है, उनमें जो जो प्लेसेस हैं। इस तरह से जब आप बना लेंगे, उसके बाद बुक वाले मैप देख के आप लोकेट कीजिए। लोकेट करने के बाद ध्यान से देखिए, 1-2 बार नज़र मारेंगे तो आपको एप्रोप्रिएट प्लेस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और जब भी हम मार्क करते हैं ना, आप स्टेट्स की और इंडिया की बाउंड्रीज़ को ध्यान से देखो। हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर राइट एंगल पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उनमें कहीं कट्स हैं। उन कट्स को माइंड में रखो और अपना मैप जो है वो तैयार कर लो। आपके जो मैप्स हैं, एक मैप बनेगा लोहा, एक मैप, दूसरा मैंगनीज़, एक ही मैप पे लोहा और मैंगनीज़ दिखा दीजिए। दूसरा मैप बनेगा तांबा और बॉक्साइट, 2 मैप हो गए। तीसरे में कोयला और पेट्रोलियम, कोयले के लिए अलग सिंबल यूज़ कर लो, पेट्रोलियम के लिए अलग यूज़ करो। ऐसे ही तांबा के लिए भी डिफरेंट, बॉक्साइट के लिए डिफरेंट। जो 2 चीज़ें आप एक ही मैप पे दिखा रहे हैं, उनके सिंबल्स अलग होने चाहिए। ये आपने 11th में किया था जब कन्वेंशनल साइंस किए थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक ही पे अगर 2 चीज़ें दिखा रहे हैं तो उनके सिंबल्स अलग अलग रखिए, ताकि आपको सिंबल्स के बेस पे कोयला और पेट्रोलियम में फ़र्क पता चले, तांबा और बॉक्साइट में फ़र्क पता चले। क्लियर? इसके बाद एक मैप है आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है तेल शोधन कारखाने, ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में अगेन 2 टाइप्स ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, वन इज़ बेस्ड ऑन मार्केट, सेकंड इज़ बेस्ड ऑन एरिया। तो जब आप ये मैप बना लेंगे तो जो क्षेत्र पर आधारित है उनके आगे क्षेत्र का शा लिख दीजिए या ए लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ में पानीपत, मथुरा, बरौनी, ये क्षेत्र आधारित हैं। क्लियर? और बरौनी जो है, बरौनी, मथुरा और पानीपत ये मार्केट पर बेस्ड है, एम लिख दीजिए। और सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई में तेल के क्षेत्र हैं, तो बॉम्बे जो है वो क्षेत्र आधारित हुआ। डिगबोई, गुवाहाटी, ये जो असम में है, ये सारे क्षेत्र आधारित हैं। मार्केट का मतलब होता है जो परिष्करणशालाएँ जिस क्षेत्र में स्थापित की गई हैं वहाँ तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर तेल परिष्करणशालाएँ स्थापित की गई। क्लियर? और नहीं तो आप अलग से कॉपी में सारी तेल परिष्करणशालाओं के नाम लिखिए, स्टेट के नाम लिखो, उनमें जो तेल परिष्करणशाला स्थापित है उसका नाम लिखो और ब्रैकेट में लिख दीजिए क्षेत्र आधारित या
मार्केट यानी बाज़ार आधारित। तो 2-3 बार जब बार बार गो थ्रू करोगे तो आपको 2, 3, 4, अभी तो बहुत दूर हैं एग्ज़ाम, तो अगर डेली हम 2, 3, 4 करते हुए याद करेंगे तो हमें ये सारे याद हो जाएंगे किस किस राज्य में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड है। क्लियर? इसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा, इस पे 3 से 5 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है अगर वो शॉर्ट नोट के रूप में पूछते हैं, या सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, पवन ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है, जैव ऊर्जा क्या है, और साथ में जोड़ दिया कि ये क्यों आवश्यक है, किन किन राज्यों में इसका उपयोग आजकल किया जा रहा है। तो ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको शॉर्ट नोट के रूप में 3 या 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे उनको अंडरलाइन करके अपने ये वाले क्वेश्चंस भी रेडी कर सकते हो। क्लियर? अब इस चैप्टर के आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने सारा मार्क करा दिया है, सब आपको अंडरलाइन कराया हुआ है, उस हिसाब से आप अभ्यास वाले क्वेश्चंस भी कीजिए एंड ट्राई टू प्रिपेयर क्वेश्चन आयर बेस्ड ऑन 1 मार्क, और उनके आंसर आप साथ साथ लिखते जाइए ताकि दोबारा से फिर लेसन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे जैसे लेसन पढ़ते हैं आपको लग रहा है ये क्वेश्चन फॉर्म में अच्छा बनेगा, उसको कॉपी में लिखते जाओ, साथ ही उसके आंसर भी लिखते जाइए। क्लियर? एक चैप्टर और है इसका, नेक्स्ट क्लास में हम उसको करते हैं और फिर करेंगे प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम्स, किस तरह से आप परीक्षा की तैयारी करें। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस, और अपने आप को अपडेट रखिए। जो मून पे चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पे, उसके बारे में जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको भी पॉइंट्स में नोट करते जाइए। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट तो नहीं बनेंगे हम, लेकिन हमें एक फॉर्मल सी जानकारी हो जाएगी कि चंद्रयान जब वहाँ गया था कितने दिन रहा, कौन कौन से पार्ट्स थे, क्या क्या सूचनाएं आई। तो अपडेट रखना ज़रूरी है बीइंग ए ज्योग्राफी स्टूडेंट। ओके, टेक केयर, हैव a nice day and goodbye. Like my channel and subscribe. Bye bye.